मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से, सारा और जेम्स, जिन्हें बंदी बना लिया गया था और उन्हें काल कोठरी में टॉर्चर किया जा रहा था। सारा के दोनों हाथों में कीलें ठोक दी गई थी। सारा किसी तरह अपने आप को कैद से आज़ाद करती है और अपने बॉयफ्रेंड जेम्स को देखती है जिसे टॉर्चर किया जा रहा था। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ एक डिसफिगर्ड फेस वाला आदमी सुन लेता है जिसके हाथ में सिकल होता है। उस आदमी का नाम डिकॉन होता है। जेम्स सारा को भागने के लिए बोलता है और डिकॉन जेम्स को मार देता है। सारा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। उसके आगे ज़मीन ख़त्म हो गई थी और उसके पीछे डिकॉन था। सारा अब कहीं भाग नहीं सकती थी, इसीलिए वो क्लिफ से कूदकर अपनी जान दे देती है। अगले सीन में हमें और एक कपल दिखाए जाते हैं, शेरिल और माइक, जो एक हफ्ते के लिए हाइकिंग ट्रिप के लिए जा रहे थे। पार्क का रेंजर उन्हें विलो क्रीक या डॉनर ट्रेल की तरफ जाने को कहता है। जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तब वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो कहां पे जाएं। वहां पर उन्हें एक औरत देख लेती है जो उनसे काफ़ी फ्रेंडली पेश आती है। उसका नाम ईडा होता है और वो उन दोनों को टिम्बर फॉल्स की तरफ जाने को रेकमेंड करती है और वो दोनों वहीं जाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों कुछ दूर चलने के बाद ये करने लगते हैं। उन्हें वहां कुछ लोकल हंटर्स देख लेते हैं जिनके ग्रुप में 3 लोग थे। एक हंटर माइक को ज़बरदस्ती अपनी खुद से बनाए हुए अल्कोहल बेचने की कोशिश करता है। माइक को उन पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो अपनी गन निकालने ही वाला था, लेकिन शेरिल उसे रोक देती है और माइक को उन्हें पैसे देने को कहती है। उनसे पीछा छुड़ाने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शेरिल माइक को उसकी बुलेट्स फेंकने को कहती है। माइक ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो मान जाता है और अपने बुलेट्स को फेंक देता है। उनके पीछे अचानक से एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो एक रेंजर है और उसका नाम क्लाइड था। शेरिल क्लाइड से कोई अच्छी जगह के बारे में पूछती है जहाँ वो रात बिता सकते हैं। क्लाइड उन्हें एक लेक के पास वाली जगह के बारे में बताता है और वो दोनों वहीं रात बिताने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों अपना टेंट लगाते हैं और इंटीमेट होते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस टेंट पर किसी की परछाई कास्ट हो रही थी जो उन्हीं को देख रही थी। सुबह हो गई थी और शेरिल नहाने के लिए लेक में आती है। नहाने के बाद जब वो लेक से बाहर निकलती है तब वो एक अनजान आदमी को देखती है और कस के चिल्लाने लगती है। वो अनजान आदमी शेरिल को किडनैप कर लेता है। माइक की नींद खुलती है और उसे शेरिल कहीं नहीं मिलती। माइक शेरिल को ढूंढ रहा होता है और उसे 2 हंटर्स दिखते हैं जो उसे पिछले दिन भी मिले थे। माइक एक हंटर के हाथ में शेरिल का टाल देखता है। माइक को लगता है कि उसी ने शेरिल को किडनैप किया था। माइक एक लॉग लेता है और उसके सर पर मार देता है। दूसरा हंटर वहां से डरकर भाग जाता है। उस हंटर का शॉटगन लेने के बाद माइक उससे पूछता है कि शेरिल कहाँ है। वो माइक को कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा, उसे कुछ नहीं पता और वो टाल उसे पास में गिरा हुआ मिला था। में वो हंटर अपनी चाकू से माइक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसे शॉटगन के स्टॉक से मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। माइक उस हंटर को वहीं छोड़ देता है और शेरिल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। माइक वहां पर पेड़ से लटके डियर को देखता है, जिसके कारण उसका ध्यान भटक जाता है और उसका पैर बेयर ट्रैप में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ईडा वहां पर आती है और माइक उसे देख लेता है और कुछ देर बाद फेंट कर जाता है। जब माइक को होश आता है तब वो अपने आप को ईडा के कैबिन में पाता है। माइक उससे फ़ोन मांगता है। ईडा कहती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन ऊपर एक रेडियो रखा हुआ है और वो शेरिफ को रेडियो के थ्रू संपर्क कर लेगी ताकि शेरिल को ढूंढा जा सके। शेरिल माइक की मरहम पट्टी करती है। तभी गेट पर कोई आ जाता है। वो वही हंटर के ग्रुप का आदमी होता है जो माइक को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने उसके दोस्त का काफ़ी बुरा हाल कर दिया था। ईडा उससे कहती है कि माइक वहाँ पर नहीं है और उसे वहाँ से भेज देती है। उसके बाद वो माइक के पास आती है और माइक के रियल नेम माइकल से उसे कहकर बुलाती है। माइक को ईडा पर शक होता है क्योंकि उसे सिर्फ उसकी डेड ग्रैंड मदर इस नाम से बुलाती थी। वो ईडा से कहता है कि उसने उसका वॉलेट चुराया है जिसमें उसका लाइसेंस था और इसीलिए वो उसका असली नाम जानती है। ईडा इस बात से इनकार करती है। माइक ईडा से खुद रेडियो इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन ईडा इनकार कर देती है। माइक और ईडा के बीच में लड़ाई होने लगती है। माइक किसी तरह ईडा को लात मारकर उसे बेहोश कर देता है। माइक ऊपर आता है ताकि वो रेडियो को यूज कर सके, लेकिन उसे पता चलता है कि रेडियो किसी काम का नहीं था। माइक एक्सीडेंट से कारपेट के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट को ढूंढ लेता है और वो उस बेसमेंट के अंदर आ जाता है।
माइक को वहां पर एक शेल्फ मिलता है जिस पर ग्लास जार्स रखे हुए थे और उस ग्लास जार्स के अंदर प्री मैच्योर फीटस थे। माइक शेरिल को ढूंढ लेता है। शेरिल को उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था और उसके मुंह पर भी पट्टी बांध दी थी। माइक उसे आजाद करता है, लेकिन उसी समय उसका सामना डिकॉन से होता है। डिकॉन ईदा का भाई था। माइक शेरिल को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद डिकॉन से लड़ने लगता है। शेरिल वहां से भागने लगती है और डिकॉन भी उसका पीछा कर रहा होता है। शेरिल क्लाइड को देख लेती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। डिकॉन क्लाइड के पीछे आ जाता है। हमें पता चलता है कि क्लाइड और डिकॉन मिले हुए थे। क्लाइड शेरिल पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है और वापस उसी जगह लेकर आ जाता है। शेरिल की आंखें खुलती है और वो अपने आप को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। वो फैमिली असल में पागल फैमिली थी और काफी रेडिकली क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती थी। जब माइक और शेरिल इंटीमेट हो रहे थे तब हमें उस टेंट पर किसी की परछाई कास्ट होती दिखाई पड़ती है। वो परछाई ईडा की ही थी। उन लोगों के बिलीव्स के अनुसार जो लोग भी बिना शादी के सेक्स करते थे वो लोग सिनर्स होते थे और वो पनिशमेंट डिजर्व करते थे। ईडा और क्लाइड उस कपल को कहते हैं कि उनकी गलती के लिए उन्हें सजा मिलेगी और उनकी सजा ये थी कि वो दोनों क्लाइड और ईडा को एक बच्चा देंगे, क्योंकि ईडा मां नहीं बन सकती थी इसीलिए। वे लोग माइक और शेरिल की जबरदस्ती शादी करा देते हैं। उन दोनों की शादी कराने के बाद उन्हें बच्चा करने के लिए फोर्स किया जाता है। वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण उन दोनों को खूब टॉर्चर किया जाता है। माइक को डिकॉन चाबुक से मारता है और ईडा शेरिल के पिंकी फिंगर काट डालती है। इतना सब सहने के बाद भी माइक और ईडा उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए था और बच्चा मिलने के बाद वो उन दोनों को मार डालते। जब उन दोनों को बंदी बनाया हुआ था तब कई बार डिकॉन शेरिल का रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करने से ईडा और क्लाइड रोक लेते हैं। दूसरी तरफ माइक और शेरिल के मिसिंग होने की खबर फैलने लगती है और जो भी उन्हें ढूंढ कर ला देता उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता। वो हंटर्स को भी ये खबर के बारे में पता चल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और ईडा अब सब्र नहीं कर सकती थी। वो माइक को डरा रही थी कि अगर वो शेरिल के साथ मिलकर बच्चा पैदा नहीं करेगा तब वो उसके सामने ही शेरिल को टॉर्चर करेगी। इस समय ईडा ने डिकॉन को बाहर भेजा होता है और वो वहां पर उपस्थित नहीं होता। शेरिल अचानक से हंसने लगती है और कहती है कि वो पहले से ही 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर क्लाइड और ईडा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब उनका प्लान किसी काम का नहीं था। ईडा के हाथ से स्कैल्पेल गिर जाता है जिससे वो शेरिल को टॉर्चर करने वाली थी। क्लाइड उसे कंसोल करता है। वो हंटर्स को ईडा और क्लाइड पर शक था। उन्हें लगता था कि उनके घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। उसी रात वो दोनों हंटर्स ईडा और क्लाइड के घर पर इन्वेस्टिगेट करने को आते हैं। वो जब चुपके से अंदर घुस रहे थे तब उनसे आवाज हो जाती है, जिससे क्लाइड और ईडा सतर्क हो जाते हैं। ईडा और क्लाइड बाहर पता लगाने जाते हैं। माइक और शेरिल अकेले रूम में होते हैं। माइक किसी तरह वो स्कैल्पेल ले लेता है और अपने आप को आजाद कर लेता है। एक हंटर को बेसमेंट का सीक्रेट डोर मिल जाता है। वो आवाज लगाता है, लेकिन उसी समय क्लाइड कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार कर उसकी जान ले लेता है। दूसरा हंटर बेसमेंट के अंदर होता है, लेकिन ईडा उसे देख लेती है और उसे गोली मार देती है। उसके बाद क्लाइड और ईडा दोनों हंटर्स की बॉडी को बड़ी करने लगते हैं। ईडा क्लाइड से शेरिल के बेबी को अबॉर्ट करने को कहती है और फिर से ट्राई करने को कहती है, लेकिन क्लाइड कहता है कि अब इनके गुम होने की खबर फैल गई है और उन दोनों को मारने में ही उनकी भलाई होगी। वो फिर से किसी नए कपल को ढूंढ लेंगे। ईडा मान जाती है। क्लाइड नीचे आता है और इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। माइक उसकी गर्दन पर स्टैब कर देता है और शॉटगन लेकर क्लाइड का भेजा उड़ा देता है। ईडा को शॉटगन की आवाज सुनाई देती है और वो बेसमेंट में आती है। वो शॉक्ड हो जाती है जब वो क्लाइड को मरा हुआ पाती है। माइक उस पर अटैक करता है, लेकिन वो रेजिस्ट करती है और उसके पैर पर स्टैब करने लगती है। तभी शेरिल उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। माइक और शेरिल बेसमेंट से निकलने की कोशिश करते हैं। माइक काफी इंजर्ड था, इसलिए वो शेरिल को जाने को कहता है ताकि वो मदद मांग सके। शेरिल को क्लाइड की वॉकी टॉकी मिलती है और वो रेंजर्स को कॉल करती है, लेकिन डिकॉन उसे देख लेता है और उससे गलती से वो वॉकी टॉकी टूट जाती है। शेरिल उस घर से बाहर निकलती है और उसे अल्कोहल से भरा हुआ बॉटल मिलता है। वो बड़ी मुश्किल के बाद अल्कोहल डिकॉन पर फेंक देती है और लाइटर की मदद से उसे जला देती है। वो माइक के पास वापस आती है और उसे गले मिलती है। माइक ईडा को आता हुआ देख लेता है और शेरिल को साइड कर देता है। ईडा ने माइक को स्टैब कर दिया था। शेरिल को डिकॉन का सिकल मिलता है, जिसके सहारे वो ईडा का सर धड़ से अलग कर देती है। शेरिल उसके बाद इधर उधर ढूंढने लगती है
और उसे एक फ़ोन मिल जाता है और वो 911 को कॉल करती है। उन दोनों की जान बच जाती है। 1 साल बीत जाते हैं और हम माइक और शेरिल के बच्चे को देखते हैं। आखिरी सीन में हमें उस रूम की खिड़की दिखाई जाती है जहां अचानक से टिकॉन का सिकल प्रकट हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।